बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, पहले मौजू में हम बात करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और IMF का वो एग्रीमेंट या वो पैकेज जिसके लिए पूरी कौम इंतज़ार कर रही है, उस खुशखबरी के लिए कि किसी तौर पे भी जो है पाकिस्तान इस प्रोग्राम में चला जाए। 23वीं बार पाकिस्तान इस प्रोग्राम में चला जाए। अगरचे इसको हम खुशखबरी तो नहीं कह सकते, लेकिन फ़िलहाल जो हमें ब्रीदिंग स्पेस रिक्वायर्ड है इस वक्त, जो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में थोड़ी सी बेहतरी करनी, जो हमारे दोस्तों ने यह तकाजा कर दिया है कि पहले आप IMF प्रोग्राम में जाएँ, उसके बाद फिर हम आपके साथ मामलात को देखेंगे और जो उन्होंने कर्ज रोल ओवर करने हैं वो करेंगे, जो उन्होंने एक्सटेंड करने हैं, एनहेंस करने हैं वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल बार बार यही आता है कि क्या वजह है कि IMF लैतुलाल से काम क्यों ले रहा है? क्या ऐसा पाकिस्तान की हुकूमत ने, जो माजी की हुकूमत थी जिसने 45 महीने गवर्न किया पाकिस्तान को, उसने ऐसा क्या कर दिया है कि IMF मान नहीं रहा? कड़ी से कड़ी शराइत पाकिस्तान मान चुका है। पाकिस्तान ने इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखें, SPP डिस्काउंट रेट एक ही बार में 3% को बढ़ाना, 300 बेसिस पॉइंट को बढ़ाना, ये कोई इसे हम आसान बात नहीं कह सकते, बहुत मुश्किल फैसला होता है। 100 बेसिस पॉइंट वो बढ़ाने से आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या वजह है कि IMF को हम मना नहीं पा रहे हैं? IMF क्या ऐसी बात चाहता है? IMF कौन सी ऐसी गारंटी चाहता है जिसके बाद जो है ये फैसला हो जाए कि पाकिस्तान वाकई इस प्रोग्राम में जा रहा है? और फिर कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि पाकिस्तान अगर 23वीं बार IMF के प्रोग्राम में गया तो पाकिस्तान को 24वीं बार भी जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम इमरान खान साहब को देखें तो इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि उनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है, जैसे ही वो आएंगे, जैसे ही इंतखाबात होंगे, वो इंतखाबात जो 2 असम्बलियाँ वो गिरा चुके हैं, वो अगर दोबारा हो जाते हैं तो भी पाकिस्तान का जो माशी मुस्तकबिल है वो बेहतर हो जाएगा। अब जानने की कोशिश करेंगे कैसे बेहतर होगा, क्या खान साहब के पास ऐसे ऑप्शंस हैं जो मौजूदा हुकूमत के पास नहीं हैं कि वो इस्तेमाल करेंगे जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जनाब, सबसे पहले अपने मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट से तारुफ करवा देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं शनीला मार साहिबा और डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, और शॉर्टली हमें बाकी गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मेरा सवाल पहला आपसे होगा। सर फरमाइएगा, हुकूमत IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए कोशां है, हर शर्त को तकरीबन पूरा कर दिया गया है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क पर सख्त IMF शराइत के पीछे अवामिल क्या हैं? इंटरनल हैं, एक्सटर्नल हैं, क्या वजह है? वजूहात दोनों हैं, अंदरूनी भी हैं और खारजी भी हैं। लेकिन ये सवाल कि इसमें इतनी ताख़ीर हुई है और पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐसे मुश्किल तरीन फ़ैसले लिए हैं जिनका बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम पर मनफी असर पड़ेगा, उसके बावजूद जितनी तेज़ी हम तवक्को कर रहे थे उस तरीके से नहीं हुआ। तो जो उसकी बुनियादी वजह है वो ये है कि आज दुनिया जिस तरीके से तकसीम है आलमी तौर पर, सिर्फ रूस और यूक्रेन की जंग की बात नहीं है, बल्कि इस वक्त जो अमेरिका और मगरबी दुनिया एक तरफ है और चीन और रूस और इस तरह के जो ममालिक हैं, ईरान वगैरह, वो दूसरी तरफ हैं। और हम एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों अतराफ के साथ मिलकर खेलें, जो कि हमारे लिए इसलिए मुश्किल हो रहा है कि हमारी अपने जो मुआशी बुनियादें हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। तो इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं। आपकी जो आज़ादी है वो उसी वक्त मुमकिन होगी और आप कुछ रियायतें हासिल कर सकेंगे, वो उसी वक्त कर सकेंगे जब आप अपनी बुनियादों को ठीक कर लें। अब फौरी तौर पर तो ये मुमकिन है नहीं, और जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं उसमें जुज़वी तौर पर जो पिछली हुकूमत जो कुछ करके गई है, जिस तरीके से उन्होंने वादा खिलाफियाँ की हैं, और फिर हमारे यहाँ भी कुछ तब्दीली जो है वो बहुत कंफर्टेबल तरीके से नहीं आई, उसके अंदर भी काफ़ी हिकअप्स थे। तो इसकी वजह से जो है वो ये ताख़ीर हुई है। और अब क्योंकि उनको मालूम है कि आप बुरी तरह से फंसे हुए हैं, तो फिर उन्होंने पूरा अंगूठा जो है वो आपके गले पर दबाया हुआ है। और फिर उसका इजहार आपने देखा कि जो चीनी हुकाम ने जो कुछ कहा, जो ब्लूमबर्ग में छपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने तो पाकिस्तान की पहले भी मदद की है, अभी भी की है, जो दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक, इशारा अमेरिका और यूरोप की तरफ है, वो भी अपना हिस्सा डालें।
तो $700 मिलियन तो चीन ने अभी हाल ही में आपको दिए हैं, तो वो उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि रियासतों की कोई अखलाकियात उस तरह से नहीं होती, उनके मफादात होते हैं। तो इस वक्त जो नई सर्द जंग जो जिस तरीके से जारी है, वो उसकी वजह से जो है वो हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब, फिर हम इसको सिर्फ आपने क्योंकि एक्सटर्नल पे ज़्यादा तवज्जो दी है, तो ये एक नया पहलू हमारे नाजरीन के लिए होगा। इसी पहलू को मैं ज़रा शनीला अमार साहिबा के पास भी लेके जाता हूँ। शनीला साहिबा, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर की बात इन्होंने की है, यूक्रेन और वॉर के हवाले से, रशिया वॉर के हवाले से, और उसमें हमें भी साइड्स के हवाले से बात की जा रही है, तो अगर ये इतना प्रेशर है हमारे ऊपर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर जो अपोजिट साइड है उसको तो आगे आके पाकिस्तान की मदद कर लेनी चाहिए। तो जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर का मैंने सवाल पूछा, जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो किस कदर काउंट कर रहे हैं इसके अंदर कि खान साहब ने जो जो वादे IMF के साथ किए थे वो ना निभाने की सूरत में आज हम जहां हैं वो उनकी वजह से, क्या ऐसा ही है? देखिए, IMF जो है ना, उसको पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि जब खान साहब की हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदा किया और जनवरी में उन्होंने किस्त ली, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया। वो याद है कि उन्होंने 7 रुपये बिजली का बिल उसमें किया था कि हम बढ़ाएंगे, गैस के जो था टैरिफ हम बढ़ाएंगे, हम लेवी जो 30 रुपीज़ तक करेंगे पेट्रोल की। लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी, बल्कि उसको फ्रीज करके चले गए जून तक। और वो भी एक सियासी उनका था कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी। उनको ये था कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो जो नई हुकूमत आएगी तो उसके रास्ते में जो है रुकावटें बनेंगी, IMF के पास जाना लाजमी होगा, तो उनको मुश्किलात पेश आएंगी। और अगर मैं वापस आ जाता हूं तो मैं फिर आके सारा कुछ दोबारा से बढ़ा दूंगा, फिर तो मेरे रास्ते सारे क्लियर हो जाएंगे, फिर मुझे कोई खतरा नहीं रहेगा। ये प्लान था, ये सारा प्लान था। और इसी वजह से उन्होंने IMF के साथ मुआहिदा जो था हमारा टूटा। उसके बाद फिर जब दोबारा IMF के साथ हमारी चीजें रिवाइव हुई, तो जब इसहाक डार साहब आए, उनकी कोशिश ये थी कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे सके। तो इस वजह से उन्होंने कुछ शराइत जो IMF के साथ मानी गई हुई थी उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये भी एक पहलू था जिसकी वजह से IMF जो है, अब वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले आपके सर पे डंडा रख दिया जाए कि ये शराइत जब तक आप सारी मानेंगे नहीं तब तक हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में नहीं जाएंगे। सर पे डंडा किया, उन्होंने तो लकीरें निकलवा दी हैं। नाक की लकीरें निकलवाई इसलिए गई है ना कि जो पहले 4 साल की जो हुकूमत थी जिसको लाके हमारे सर पे मुसल्लत कर गया, उनकी पॉलिसीज की वजह से जो मुल्क का हाल हो चुका था, जो जो एग्रीमेंट उनके साथ जो जो शराइत मानते रहते, उन सब से वो पीछे हट गए। तो अब जाहिर उन्होंने जब कर्जा दिया उन्होंने वापस भी लेना। कुछ दूसरा ये कि जियो पोलिटिकल फैक्टर भी आप ये देखें कि अमेरिका और चाइना की आपस में नहीं बनती है। पाकिस्तान का चाइना की तरफ, रूस की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो रहा है। अब देखिए जैसे रूस के साथ हमारा तेल का एग्रीमेंट हो रहा है कि हम वहां से ऑयल लेंगे और मई तक ये है कि होपफुली सप्लाई वहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो अमेरिका को कह तो दिया कि हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन उनके लिए मसला तो है। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी बदकिस्मती से कभी भी आजाद तो रही नहीं। जो अमेरिका की प्रॉक्सी वार हम यहाँ पे लड़ते रहे हैं तो उसका हमियाजा तो हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर हमारी भी पॉलिसी आज़ाद होती इंडिया की तरह तो आज हमें भी ज़रूरत ना पड़ी होती, हमारी मर्जी होती, हम जिस मुल्क के साथ भी चाहते वो अपने ताल्लुकात कायम रख रहे थे। अब हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, चाइना हमारी हर मामले में मदद कर रहा है, हम रूस की तरफ जा रहे हैं, तो अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है IMF के ऊपर भी। तो इस वजह से भी जो है वो सारे फैक्टर जो काउंट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो अमेरिका की वजह से है, हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी ना हो जो उसकी वजह से। दूसरा जो खान साहब के दौर के अंदर जो एग्रीमेंट को बार बार तोड़ते गए हैं और अपने मामलात को पूरे नहीं करते गए, उसकी वजह से भी IMF चाह रहा है कि सारी शराइत मनवाई जाए। देखिए आपका इंटरेस्ट रेट 20% हो चुका हुआ है, आपने IMF के कहने के ऊपर ऑटोनमस कर दिया हुआ स्टेट बैंक को, वो जब चाहता है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। आपका करेंसी इस वक्त इतनी ज़्यादा डीवैल्यू हो चुकी हुई है तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आपको उनकी सारी शराइत माननी पड़े, क्योंकि जो हमारे इस्लामी बरादर ममालिक है लिंक कर चुके हैं हमें अपनी इमदाद को, वो भी कर्ज को भी IMF के साथ। तो कोई हमारे पास चारा नहीं बचा कि हम IMF की ये सख्त से सख्त शराइत माने। हुकूमत जितनी भी कोशिश करें रिलीफ देने की वो दे नहीं पा रही है उसकी। और अगर आप जो हमारा हुकूमत चल रही थी, जैसे आज सरदार साहब ने आकर सारे आपके सामने फिगर्स रखे, अगर चलने दिया जा रहा होता तो शायद इस वक्त हमें IMF की जरूरत ना पड़ी होती। जब 2016 में हमने IMF को खैरबाद कह दिया था, अब ना पड़ता, लेकिन जून के बजट के बाद फिर हमें IMF के पास जाना पड़ जाएगा क्योंकि आपकी एक्सटर्नल जो लोन आपने बहुत ज्यादा पे करने हैं। आप कह रहे हैं 23वीं बार से 24वीं बार भी जाना पड़ सकता है। जनाब आजम चौधरी साहब ने भी हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन किया है, वेलकम करते हैं। आजम चौधरी साहब फरमाइएगा, इसहाक डार साहब ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो फैक्ट्स हैं
उनको रिकॉर्ड पे लाया और उन्होंने बताया कि आज जो मौजूदा हालत है, इस वक्त माशी हालत है, उसका जो बेसिक जो क्रेडिट कह सकते हैं ख़ास तौर पे जो इस वक्त अबतरी की हालत है, वो इमरान खान साहब की हुकूमत को जाता है। तो ये बता दीजिएगा कि यहाँ पे तो बात हो रही है ट्रस्ट फैक्टर की, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की, इंटरनल फैक्टर्स की, एक्सटर्नल फैक्टर्स की। अब हमें अवाम तो ये चाह रही है कि ठीक है, ब्लेम गेम वाला मामला तो सामने आ रहा है, लेकिन इसका कोई हल भी होना चाहिए। हल आपकी नज़र में अब क्या हो सकता है? इसहाक डार साहब ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि मिलकर बैठना ही है इसका वे फॉरवर्ड। तो अगर मिलकर नहीं बैठेंगे, इस तरह ब्लेम गेम वाला मामला चलता रहेगा, खान साहब जो है वो तनकीद करते रहेंगे, हुकूमत जो है वो सहती रहेगी तनकीद, तो ये मामला कैसे आगे चलेंगे? एक आम पाकिस्तानी ये कहता है हमें तो हल चाहिए। शुक्रिया यासर। मैंने इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है और उन्होंने बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स उन्होंने उठाए इकॉनमी के ऊपर। जो माजी में हमारी गलतियां थी पिछले 4 साल की, उन्होंने उनकी तरफ भी इशारा किया और रोशनी डाली। लेकिन बात यह है कि ये हम IMF के कोई पहले दूसरे तीसरे प्रोग्राम में नहीं जा रहे, ये हम 23वें प्रोग्राम में है। चले 22वें प्रोग्राम में हमारे एक हुकूमत थी जिसकी नाअहली की वजह से आज हम बहुत बड़े एक बहरान से गुजर रहे हैं और 23वें हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो 21 प्रोग्राम में हम क्यों IMF में गए? आप देखें ना, IMF का शिकंजा हमारे गिर्द दिन ब दिन तंग होता चला जा रहा है। हमारे ऊपर आप जिस तरह इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर अंदाज हो रहे हैं और बैरूनी ताकतें हमसे अपनी शराइत मनवा रही हैं, जो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है उन शराइत को पूरा करना। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत हाल होगी और जो हमारी मईशत की सूरत हाल होगी है, हम तो पहली जो उनके कर्जे हैं वो अदा करने से कासर हैं और मजीद जब शर्तें हम उनकी मानेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। और इसहाक डार साहब की एक बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि अब लॉन्ग टर्म चीजें जो है ना वो ठीक करनी पड़ेंगी, शॉर्ट टर्म कोई पॉलिसी अब काम नहीं आएगी, क्योंकि हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, हम डंग टपाऊ काम करने की वजह से आज हम 23वें प्रोग्राम में हैं। हम कामयाब हो भी जाते हैं तो $7 बिलियन हमने जून से पहले अदायगियां करनी है। हम कहां से लाएंगे वो पैसे? इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आप देखें फूड सिक्योरिटी का हम शिकार होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में हमें रेमिटेंस की कमी का सामना है, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमें इस वक्त सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस का सामना है। इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए वक्त दरकार है और इस वक्त हुकूमत जिस क्राइसिस के अंदर गुजर रही है और जिस क्राइसिस के अंदर ये सारी कोशिश कर रही है, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। और मैं दुआ गो भी है हम, और हमारी ख्वाहिश भी है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान के ये मसाइल हल हो जाएं, लेकिन कर्जों से ये मसाइल हल नहीं होंगे। अब आप हल की बात कर रहे थे, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमने अपनी ताकत की बजाय अपनी कमजोरी बना लिया। मसलन हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, हमने अपनी आबादी को उस तरह यूटिलाइज नहीं किया जिस तरह बाकी दुनिया ने किया। आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर बेशुमार मुमालिक ऐसे हैं जिनकी पूरी जो उनकी आबादी है वो 1 करोड़ से कम है, जबकि हमारे 1 करोड़ के करीब लोग आप देखें ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, हमने उनको भी अपनी ताकत नहीं बना सके। हमारे पास एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा है कि हम उसमें खुद कफील थे, लेकिन आज अफसोसनाक बात है कि हम उसमें फूड सिक्योरिटी का शिकार हो रहे हैं, हम अपनी एग्रीकल्चर को ठीक नहीं कर पा रहे। हम आज भी अपने ओवरसीज को अपने साथ खड़ा कर लें, अपनी एग्रीकल्चर को ठीक कर लें, अपनी इंडस्ट्री को चला लें, एनर्जी तरजीही बुनियादों पर अपनी इंडस्ट्री को दें, हमारी इंडस्ट्री खड़ी हो जाए, हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें और हमें जो अपनी इंपोर्ट पॉलिसी है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें। जो इंडस्ट्री के लिए एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो रॉ मटेरियल की सूरत में है, हमें उस पर थोड़ी नजरसानी करनी चाहिए, अपनी इंडस्ट्री को भरपूर तरीके से सपोर्ट करें ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े और हम इस वक्त जिस माली बहरान ठीक है, माली बहरान है उससे निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा। बात हो रही है यहाँ पे IMF की सख्त शराइत के हवाले से, कुछ हमें अपने हाउस को भी देखने की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट आती है उसमें कह रहे हैं $50 लाख डेली, ये मैं डेली की बात कर रहा हूँ। उस रिपोर्ट के मुताबिक डेली अफगानिस्तान जा रहे हैं। अफगानिस्तान LC नहीं खोल सकता, अफगानिस्तान दुनिया से ट्रेड नहीं कर सकता, अफगानिस्तान का सेंट्रल बैंक दुनिया से लिंक्ड नहीं है। तो यहाँ सवाल ये बनता है कि फिर अफगानिस्तान के अंदर जो फॉरेन करेंसी आ रही है फिर कहाँ से आ रही है? तो पाकिस्तान से आ रही है। तो फिर वो पाकिस्तान से जा कैसे रही है? पहला सवाल ये आपसे होगा कि इसको हमें, क्योंकि इसको तो हम क्राइसिस सिचुएशन में, हमारा सबसे बड़ा मसला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का है,
3.8 बिलियन पे स्टेट बैंक के पास पड़े हुए हैं, 5 बिलियन के करीब आपके पड़े हुए हैं कमर्शियल बैंकों के पास। दूसरी बात, जो ग्रीन चैनल है उसको ये भी कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये भी खबरें आ रही थी कि कह दिया गया कि आप ग्रीन चैनल से बाय करें, बाय करके अपने जो कंटेनर्स हैं वो छुड़ा दें। तो अगर ये रविश चल पड़ी और इससे फिर ये पैगाम नहीं जाएगा कि जो हमारे प्रोसेसेस हैं, पॉलिसीज हैं, इदारे हैं, ठीक है, वो अब इस काबिल नहीं रहे, कमजोर हो चुके हैं कि वो अपनी रेट नहीं कायम कर सकते। इस वजह से ये दोनों ऑप्शन रखे हैं, 50 लाख को भी नहीं रोक रहे और ग्रीन चैनल को भी आपने ऑन कर दिया। देखिए, आपके ये क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट भी हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हम पिछले 10 साल से, बल्कि उससे भी ज़्यादा, हम ये दावा कर रहे हैं और अरबों रुपए हमने खर्च किए, खरबों के हम बॉर्डर सील किया। तो अगर बॉर्डर सील है 80 तो अरब रुपया लगा, 80 अरब रुपया इस पे लगा है। तो इसके बावजूद ये ऐसे ही है कि हमने स्मार्ट सिटी बनाए, सेफ सिटी बनाए और क्राइम नहीं रोक सके। और अगर हमने बॉर्डर सील किया, बॉर्डर की फेंसिंग की, तो वहाँ ये नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल होना चाहिए जहाँ से हम डॉलर के ज़राए, और ये जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं। सिर्फ ये है कि रेलेवेंट जो इदारे हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि FIA है, पासपोर्ट और इमिग्रेशन है, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए और जदीद ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ। दूसरी जो इसमें, वैसे तो ये बात बड़ी तशवीशनाक है, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है, जो डॉलर का रेट बढ़ा है, वो ये है कि जो गैप था अफ़गानिस्तान में जो डॉलर का रेट है और पाकिस्तान में जो डॉलर का रेट है, कल परसों से जो हम मार्केट में देख रहे हैं कि एक हाइक आई है, उससे वो गैप ब्रिज हो गया। तो अब इन फ्यूचर वहाँ ये नहीं होगा। तीसरी जो चीज़ है कि आउट ऑफ बॉक्स हमें इक़दाम करने होंगे डॉलर के लिए। इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। इस साल वजारत मजहबी अमूर ने यह कहा है कि जो हज कोटा होता है और हमारे लाखों फर्जंदाने तौहीद की ख्वाहिशमंद होते हैं करोड़ों, उसको जो फॉरेन करेंसी में देगा अपने पेरेंट्स के लिए, उनको उसको कोटा उनका रिजर्व हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम ऐसी मजीद इस्तेलाह पॉलिसीज लाते। डॉक्टर साहब एक और बात भी ऐड कर लें, डेली जो हजारों की तादाद में अफगानिस्तान के जो शहरी हैं वो ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से ट्रैवल, उनको $1000 पर पर्सन को अलाउड है लेकर जाना। इस पे भी नजरसानी की जरूरत है। इस पे नजरसानी होनी चाहिए। $1000 की लिमिट ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ ऐसी आउट ऑफ बॉक्स चीज़ों में, मसलन हम डॉलर्स में लॉटरी क्यों नहीं शुरू करते? $5 से लेके $500 तक की लॉटरी हो, एक महीना स्टेट के पास आ जाए, तो आपको आउट ऑफ बॉक्स लॉटरी हलाल और हराम का नहीं। हलाल, अभी जो हम पैसे मांग रहे हैं ये हलाल है। इस्लाम में भीख मांगना हलाल है। दूसरी बात ये आप बताएं कि देखें IMF के ऊपर, अब मैं ज़रा आ जाऊँ, मैं उनका स्टडी कर रहा था कि 1980 से ये जो हम 22-23 कह रहा हूँ, हर दफ़ा उनका एलामिया क्या होता है, टैक्स बढ़ाएं, ये करें। तो 1980 में आपने टैक्स बढ़ाने की बात की, 2023 में बात की। उस वक्त आपने रिफॉर्म्स पे क्यों नहीं जोर दिया? क्योंकि उस वक्त हम अफ़गानिस्तान में जंग लड़ रहे थे। और आज जो फैक्टर्स हैं, जो हमें कंसेशन नहीं मिल रही, जो आलमी सर जंग की तरफ शनीला इशारा कर रही थी, और उसकी पादाश में, रिपरकशन में पाकिस्तान को सज़ा मिल रही। फिर जनरल मुशर्रफ का जोर आया तो हमें वो इजी मनी आ रही थी, बाहर से हमें अरबों डॉलर मिल रहे थे, हाथ होला हो गया। तो फिर हाथ होला हो गया। तो IMF ने भी दुनिया की मईशतों में $80 अरब अमेरिका की कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स IMF, $2 अरब पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड IMF। और IMF तो एक बॉडी है ना, बॉडी। उसमें एक बड़ी अजीबो गरीब शर्त है, वो ये है कि ये जो हम पैसे दे रहे हैं, इससे आप चाइना को जो आपने पैसे अदा करने हैं वो नहीं। तो ये क्लियरली ये साइंस है कि जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स की वजह से, और जो 2 रोज़ पहले वोटिंग हुई है यूक्रेन पे, उसमें पाकिस्तान ने वही पॉलिसी ली है। ये बात ये भी शो करती है कि जो यहाँ रिजीम, बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाए। सजाद साहब को इस पर इन्वॉल्व करूंगा। सजाद साहब ये फरमाइएगा जनाब कि फिर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जिसपे हम दावे भी करते हैं कि हमारे बड़े मुश्किल टाइम के अंदर उन्होंने आगे बढ़ के हमारी कैपेसिटीज़ को बेहतर किया, हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा अमेरिका में जा रही हैं, ये क्या वजह है कि इस मरतबा अमेरिका उस तरह से आगे नहीं आ रहा, या वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की दोस्त कहलाई जाती हैं चीन के अलावा, वो उस तरह आगे नहीं आ रही, और IMF को ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान की अब इतना ज़्यादा आप जो है वो आर्म ट्विस्ट मत करें, इसको ब्रीदिंग स्पेस दें और ये प्रोग्राम में जाने दें? क्या वजह है, क्या बुनियादी वजह है? क्या कोई उनकी हम ऐसी शर्त पूरी नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से ये सारा मामला आगे नहीं चल पा रहा? यासर, इसमें एक मसला पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो भी एक रीज़न है। सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। जिस तरह से पिछले 1 साल में चीज़ें यहाँ पे शक्लें बदल रही हैं, जिस तरीके से यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होने दे रहे,
जिस तरह से रोज़ लॉन्ग मार्चेस, जेल बरो तहरीक और रोज़ कोई ना कोई असेंबली तोड़ी जाती है, नए इलेक्शंस की बात की जाती है, तो मेरा ख्याल है कि आईएमएफ भी ये देख रहा है। अभी आपने खुद कहा कि अगर ये हमारा स्टाफ लेवल मुआहदा हो भी जाता है तो जून में हमें एक नए मुआहदे में जाना पड़ेगा। वो ये भी देख रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान में चीज़ें किस तरह से तब्दील होती हैं, और फिर पाकिस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है वो भी दुनिया के सामने है। हमने पिछले कोई 7-8 सालों में जिस तरह हुकूमतें तब्दील हुई हैं, पॉलिसियाँ शिफ्ट हुई हैं, वो भी एक वजह है, और एक एक्सटर्नल वजह है चाइना और अमेरिका का जो प्रॉब्लम है वो भी। लेकिन इस सारे मामले में और ये जो डिले हो रहा है आईएमएफ का जो पैकेज है, डील है, वो उसकी वजह से पाकिस्तान का एक आम आदमी जो है ना वो बहुत बुरी तरह से पिस रहा है। अब हमें देखने की ये ज़रूरत है, गवर्नमेंट को सोचने की ये ज़रूरत है कि ये जो अप हेवल्स हैं इकोनॉमिक, जिस तरह से डॉलर ऊंची उड़ान पे चला गया है, जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री श्रिंक हो रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, 20% पे आपका चला गया है इंटरेस्ट रेट, तो जो आम आदमी को कैसे हम कोई ब्रीथिंग स्पेस दे सकते हैं जीने के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये भी सोचने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारे इकोनॉमिस्ट को सोचने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है, जो हमारे जो कारोबारी अदारे हैं, ये जो इनकी मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ हमारे चैम्बर्स हैं, कि आम आदमी के लिए ये सोसाइटी, ये गवर्नमेंट, ये हमारा स्ट्रक्चर जो है, क्या आम आदमी को अल्टीमेटली एक ऐसे बुहरान की तरफ लेकर जा रहा है जहां पे जीना मुश्किल हो रहा है। ये भी सोचने की ज़रूरत है। बहुत बड़े चैलेंज हैं अब ये गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि आपने देखा कि हम ये जो इलेक्शन ईयर है, फाइनली आपने अक्टूबर में इलेक्शन में जाना है। अगर ये गवर्नमेंट इसी तरह की ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इसके अंदर एक बजट देती है जो कि बहुत मुश्किल बजट होगा, फिर नए आईएमएफ प्रोग्राम में जाती है, फिर आगे इलेक्शन आता है, तो इसकी पॉलिटिकल फेट क्या होगी, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस वक्त जो आ गई हैं साहब। आपका ज्यादा फोकस जो है वो इंटरनल जरूरत सिचुएशन के ऊपर रहा है। आप कह रहे हैं कि एक्सटर्नल इतना मैटर नहीं करता, बट इंटरनल करता है। जी क्विकली मुझे प्रोग्राम के मौजू की जानिब बढ़ना है। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे जनाब सीनियर नाइब सदर मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं मुस्लिम लीग नवाज की। उन्होंने गुजरांवाला डिवीज़न में जो है वो खिताब किया है, और उस खिताब के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को आड़े हाथों लिया है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने और नौसरबाज को गुजरांवाला वाले पहचानते हैं। 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने गुजरांवाला में क्लीन स्वीप किया। पीटीआई वालों की ऑडियो लीक्स रोजाना आवाम के सामने बेनकाब हो रही हैं। फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात की, साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से भी बात की कि किस तरह से वो अदालत में पेश होते रहे और उस केस की नौइयत क्या थी, उस पर भी उन्होंने बात की। और उसके साथ साथ फिर उन्होंने बताया कि ख़ास तौर पे जो अदालतों के एहतराम की बात इमरान खान साहब बार बार करते आए थे जब तक वो वज़ीर आज़म थे, लेकिन जब उन्हें प्रैक्टिकली पेश होना पड़ा तो वो प्लस्तर का बार बार बहाना करते हैं और अदालतों में नहीं जाते। फिर जो इकॉनमी की सूरत हाल आज जो पहुंची है, वो बार बार अपने जलसों में, इन कन्वेंशंस में वो जिक्र करती हैं और बताती हैं, आवाम को बताने की कोशिश करती हैं कि जी जो आज इकॉनमी की माशी सूरत हाल है, इसका जो बेसिक जो आप कह सकते हैं कि जो डेंट जिसने डाला है आज की इकॉनमी को, वो इमरान खान साहब की हुकूमत ने डाला है। और लास्ट उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबात के लिए तैयार है। मुर्जा सोलंकी साहब, सर मेरा सवाल आपसे होगा कि अवामी मुहिम के लिए नून लीग का गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन, मरियम नवाज का जो जारहाना अंदाज है और सियासी मैदान में नवाज शरीफ की वापसी और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा, क्या दुरुस्त है? देखें जो आज का जो जलसा था वो मैंने देखा और वहाँ पर जो तकरीरें हुई वो भी देखी। उसमें जो अहम बात है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून क्योंकि हुकूमत में है, और अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई जमात हुकूमत में होती है तो उसका अपने पार्टी के कारकुनों के साथ ताल्लुक जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है और उसका नुकसान फिर उस जमात को हो रहा है। अब इसके कतई नज़र कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 30 अप्रैल को इलेक्शंस होते हैं या
अक्टूबर में एक साथ होते हैं या उससे पहले पूरे मुल्क में होते हैं, इसके कतई नज़र ये बात तो वाज़ेह है कि 2023 इंतखाबात का साल है, तो उस हवाले से पार्टी को मुतहर्रिक करना वो एक ज़रूरी बात है। और मुझे लगता है कि मरियम उसमें बड़ी हद तक कामयाब रही हैं, ख़ास तौर पर इस वजह से भी कि ये जो इशारे आ रहे थे कि जी जो सीनियर लीडरशिप है वो नाराज़ है और वो जो है वो उनके ख़िलाफ़ है, उनकी क़यादत संभालने के हवाले से पहले शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से बात की जा रही थी, फिर आपने देखा कि उन्होंने जाकर मरियम से मुलाकात की और फिर मरियम ने जो उनके बारे में कहा, और आज आपने देखा कि और जो सीनियर लीडर्स थे जिनमें ख्वाजा आसिफ साहब भी थे और इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब भी थे, तो उससे ये बात अब क्लियरली नज़र आ रही है कि जो पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी मरियम के साथ है। तो ये इस जमात के लिए एक अच्छी खबर है ऐसे वक्त में जबकि ये इलेक्शन का साल है। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। शरीला अमार साहब फरमाइएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात जनाब, और जिक्र भी हो रहा है कि पहले उन्होंने लास्ट जलसे में ये बात कही थी कि पहले इनके साथ भी मामलात सेटल हो जाएं या जो हुआ है वो उनके साथ भी हो जाए, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी इस बात से मशरूत है कि पहले वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी फिर वो वापस आएंगे, या वो वापस आएंगे तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्रिएट की जाएगी? लेवल प्लेइंग फील्ड थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को समझाइएगा कि यहाँ पे मतलब क्या है। क्या अदालतें जिस तेज़ तरीके से नवाज शरीफ साहब के मामले में फैसले हुए थे वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत इंतज़ार कर रही है कि उसी तेज़ तरीके से इमरान खान साहब के साथ मामलात हों फिर वो मामलात आगे बढ़ाएं, या कुछ और? देखिए, मरियम नवाज ने आज तकरीर करते हुए एक बात कही कि इलेक्शन होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन तब जब इंसाफ मिल जाएगा। तो इंसाफ से मुराद उनकी ये थी कि जब इमरान खान साहब को मामलात भी जो है वो हल कर लिए जाएंगे। मामलात उनके ये हैं कि उनका तोशाहाना का केस चल रहा है, उनका साइफर का केस चल रहा है, उनका जो बनी गाला का घर है उसके बारे में भी आ गया कि वो गैर कानूनी तौर पे है लेकिन उनको सादिक को मेन करार दे दिया गया हुआ था। उनके इंसदाद दहशतगर्दी में उनके मुकदमात जो है काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन जब भी उनको बुलाया जाता है वो या तो पेश नहीं होते हैं, वो बीमारी का बहाना बना लिया जाता है। जो उन्होंने कहा था कि प्लस्तर जो अपना होता है वो दिखाते हैं टांग का। और उससे आप ये याद रखें कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, उनका फैसला आया था तो उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की थी कि मेरी बीवी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार है, आप हमारा फैसला थोड़ा सा डिले कर दें, लेकिन अदालत ने नहीं किया, सज़ा सुना दी गई थी और वो अपनी बेटी के साथ आए थे। और आज उसी जिस जुर्म में उन्होंने आके सज़ा काटी थी उससे मरियम नवाज जो है वो क्लियर हो चुकी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो उनका कहने का तो यही मकसद है ना कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे के नवाज शरीफ के बारे में आप कहते थे कि 1 घंटे के अंदर हाजिर हो जाएं, और यहाँ पे उस इमरान खान साहब को टाइम दिया जा रहा था कि आप 2 घंटे बाद आ जाए, हम 4 घंटे दे रहे हैं, 5 घंटे दे रहे हैं, चले हम कल आप पे रख लेते हैं। फिर जब वो अदालत आते तो अपने साथ पूरा जत्था लेके आते हैं। अभी जुडिशल कॉम्प्लेक्स का आपने हाल देखा कि कैसे उनके वर्कर्स ने उसके ऊपर अटैक किया। और ये भी बता दें नाज़रीन को कि जत्थे के साथ हुआ क्या था, जो जीप के ऊपर उनके जो उन्हीं के वो उनके वर्कर्स के साथ पहली दफा नहीं हुआ। खान साहब अपने वर्कर्स के साथ हमेशा यही करते हैं, कभी उनको कोहनियां मारते हैं, कभी उनको धक्के कभी उनको धक्के देते हैं और कभी उनकी गाड़ियों से गिर जाते हैं। तो खान साहब ने ये जो उस दिन किया था वो उनके वर्कर्स के साथ पहली दफा नहीं हुआ था। तो अगर हमने आगे चलना है और अगर हमने अपने सिस्टम को करना है तो फिर आपको देखें, एक पार्टी को किनारे पे लगा के और दूसरी पार्टी को हर तरह का रिलीफ दे के आप सिस्टम को नहीं चला सकते। और अगर आप ये रवायत बना देंगे कि एक जो लीडर है वो जत्थे लेके आए और अदालत को ऊपर को प्रेशराइज करके अपने फैसले करवा ले, तो फिर आप दूसरी जो जमातें हैं उनको भी आप ये सबक दे रहे हैं कि आप भी जत्थों के साथ आएँ और हमारे ऊपर अटैक करें और हम आपके हक में फैसले दे देंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो यही है कि आप फैसला करें, इंसाफ के साथ करें। खान साहब को भी रियायत नहीं मिलनी चाहिए ये कह के कि जी वो अवामी लीडर हैं या वो बड़े पॉपुलर हैं। सब पॉपुलर है, अगर उनको आपका कहना ये है कि जो टाइम खान साहब को मिल रहा है उनको 60,000 वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, टाइम नहीं मिलना चाहिए जी, आप ये कहते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं और इससे पहले आपकी तरफ आऊं, आजम चौधरी साहब को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। आजम चौधरी साहब फरमाइएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात हो रही है जनाब, और साथ साथ कुछ साइफर के हवाले से भी बात हो रही है। कुछ अमरीकी नुमाइंदगान हैं, उनकी मुलाकात भी हुई और मुलाकात के बाद फिर अब साइफर का बयानिया तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे किसी और ने यह बयानिया दिया था, खान साहब ने बयानिया नहीं बनाया था। तो फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड है तो क्या मिल जाएगी जो खान साहब के ओपोनेंट्स हैं उनको वैसे ही जैसे खान साहब को मिली हुई है? जी
देखिए यासर, जहां तक तो बयानियों का मामला है, आप देखें कि खान साहब के तो खैर सारे बयानिए, वो कुछ अरसे बाद वो बयानिए खत्म हो जाते हैं, उसके बाद नए बयानिए आ जाते हैं। तो ये वो कोई इसमें मैं नहीं समझता ऐसी संजीदगी वाली बात है, ये सियासी बयानिए बनते बिगड़ते रहते हैं। जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, आप देखें कि मैं इस पे माजरत के साथ तमाम सियासी क़यादत, तमाम पार्टियों, मैं उनसे कहूंगा कि क्यों बार बार आप लोग अपने फैसलों के लिए किसी और तरफ देखते हैं। अपने फैसले खुद करना सीख लें, पार्लियामेंट के अंदर करें या बाहर करें, अपने फैसले खुद करें, मुल्क के फैसले खुद करें, क्योंकि इसका आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है और आप इसका आपको आपके पास एक मैंडेट भी है कि अपने फैसले करने हैं। जब भी कोई इलेक्शन आते हैं, जब भी पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की सूरत हाल होती है, तो एक ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, जिससे पाकिस्तान भी कमजोर हो रहा है और आज हमारे अदारे बहुत कमजोर हो चुके हैं। और बिलखसूस हमारा आर्मी के अदारे के ऊपर और हमारे अदलिया के ऊपर जिस तरह के हमले हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, वो इंतहाई अफसोसनाक है। आप देखें कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया का एक वो उनका सिलसिला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा, और उसकी वजह से हमारे अदारों के ऊपर मुसलसल एक हमला की वो की जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी वो मुल्क, कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहां पे इंसाफ ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो। अगर हमारी अदलिया इसी तरह कमजोर होती चली गई, इंसाफ तो पहले ही हम पता नहीं कौन से नंबर पे आ रहे हैं, अब तो मेरा हाल है आखिरी नंबर पे शायद पहुंच गए होंगे। अगर इसी तरह अदलिया कमजोर होती चली गई, तो आप उससे अंदाजा करें कि हमारी रियासत किस हद तक कमजोर हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिशियंस को बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अदलिया के ऊपर, अदलिया के फैसलों को हमें तस्लीम करने की जरूरत है, और अदलिया के ऊपर तनकीद सोच समझ कर करने की जरूरत है। और बिला वजह तनकीद से लोगों का पहले ही आपको पता है अदलिया के ऊपर एतमाद जो है वो शेक हो चुका है। अगर ये हमारी जो आला क़यादत है वो भी थोड़ा सा इस तरह जज्बाती होकर अदलिया के ऊपर वो बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मजीद इससे मुल्क का नुकसान होगा। और जहां तक साइफर और दीगर मामलात में है, आप देखें ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिल सकती है इस मुल्क के अंदर। जिसको इंसाफ नहीं मिलता वो बोलना शुरू हो जाता है, जिसको इंसाफ मिलता है वो कहता है जी बिल्कुल ठीक है, और अगले ठीक ही है, केस में वो उसी अदलिया के ऊपर ठीक, तनकीद कर रहा होता है। अदलिया के आपने ऊपर खान तनकीद साहब कर का रहा होता है। देखा है बिल्कुल कि ठीक है, क्विकली अजान ब्रेक की तरफ जाना है। अजान ब्रेक से जब वापस आएंगे तो टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक टू प्रोग्राम बाखबर। जनाब डॉक्टर साहब, आपको इसमें इन्वॉल्व करता हूँ। फरमाइएगा कि कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बड़ी डिटेल बात हो गई है। अब जो खान साहब की केसेस हैं, उन केसेस का जल्द अज जल्द फैसला होना कितना ज़रूरी हो गया है, ताकि ये तासुर तो ज़ायल हो सके कि जो ओपोनेंट्स खान साहब की ये कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड जो हमें दरकार है, जिस तरह हमारे केसेस सुनेंगे, खान साहब के केसेस भी जल्दी सुने, तो अदालतों को नहीं चाहिए कि जल्दी जल्दी फैसला करें, मुकाएं, जो भी फैसला है उनके हक में है, उनके खिलाफ है। किसी भी माशरे में अदलिया का मुतवाज़ी निज़ाम इंसाफ होना बहुत बड़ा सवाल होता है। हमारे दोस्त आज़म चौधरी साहब, अभी उनकी बड़ी काबिल गौर बातें थी, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अदालती कार्रवाई पे और इंसाफ की फराहमी में और दौरान समात तनकीद नहीं हो सकती, लेकिन जब फैसले आ जाते हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, फिर हर शहरी का राइट है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। फिर आप ये देखें कि जो जजेस अपॉइंटमेंट से लेके और जो जितनी भी रिफॉर्म की चीज़ें हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सोसाइटी में डिबेट होता है, यूएस पार्लियामेंट में भी होता है। और मेरी एक सियासी पोजीशन हो सकती है, शानीला की हो सकती है, लेकिन जो वर्ल्ड जस्टिस रैंकिंग में पाकिस्तान का इतने नीचे होना और हज़ारों मुकदमात का ज़ेर इल्तवा होना, आज आप एक केस करें आला तरीन अदलिया में 6 महीने उसकी तारीख ही नहीं होगी, और दूसरा केस रोज़ाना समात के लिए होगा। तो अदलो इंसाफ का जो मेयार है उसी के अंदर जस्टिस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो खल्के खुदा उसके ऊपर आवाज़। अब जो आपका सवाल है, आज एक इमरान खान साहब के वकील बाबर अवान साहब ने सवाल किया और ख़ुद साख्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा उन्हें ख़तरात हैं। भाई ये ख़तरात आसिफ अली जरदारी, नवाज़ शरीफ बहसीत वज़ीर आज़म 2 साल पेश होते रहे JIT के अंदर, उनकी तस्वीरें भी वहाँ उतारी गई, उनके सारे वहाँ जो हुआ, दे हैव सबमिटेड बिफोर लॉ। जिस तो क्या शहबाज शरीफ साहब जो अभी और मैं आपको ये बताऊं, उनको मैं एक तारीखी वाकया, मैं इसका गवाह हूँ कि कोविड के ज़माने में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी गाड़ी को हाई कोर्ट के अहाते में भी जाने की इजाज़त नहीं दी, जिन लोगों को जो सिक्योरिटी रिस्क है सारा है। और दूसरी तरफ आपने ये पैमाना रखा हुआ है कि वहाँ आप जाके ये अलगार कर दें। और दूसरा ये आज वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास एविडेंस है, जो किसी लीडर को सिक्योरिटी के खदशात होते हैं वो क्या अदालत के अहाते में होते हैं या माशरे में होते हैं? क्या बलोर ख़ानदान ने, क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और दूसरे लोग अदालत के अहाते में जान दी है? अगर आपको दहशत गर्दों से कोई ख़तरा है तो वो फिर आपकी उस पोजीशन पे, घर के अंदर भी ख़तरा है, आपको जलसों में भी ख़तरा है, हर जगह ख़तरा है। तो ये आप इसको जवाज़ बना के, और आपका दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ क्या है? वो तो आपको अपना भाई और फ़िक्री और नज़रियाती इत्तेहादी समझते हैं। आप अफ़गानिस्तान के जो लोग जिन्होंने काबुल यूनिवर्सिटी में ख़वातीन पे तालीम के दरवाजे बंद किए, उनको रोल मॉडल गैरतमंद कहते हैं, और हमें कहते हैं कि हम ग़ुलाम हैं। तो इसलिए ये जो है, आप ये कहते हैं कि इस्तिस्ना, मैं समझता हूँ कि जनरल मुशर्रफ ने भी वो इस्तिस्ना नहीं क्लेम की, अदालत आए बगैर, वो भी पायर से पाकिस्तान आए थे और उनकी बाहर वफात हुई, हम वो कहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा क्लेम नहीं किया कि वो अदालत में पेश नहीं। अदालत का कानून है कि आप पेश होकर रिलीफ लेते हैं। नवाज़ शरीफ भी अपनी बीमार एहलिया को छोड़ के यहाँ अपनी बेटी के हमरा आए थे, तो अदालत के अंदर जाए बगैर आप कैसे रिलीफ क्लेम कर सकते हैं? और अगर उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है तो बहसीत एक आम शहरी के मेरा उसके ऊपर एतराज़ बनेगा। यहाँ पे लोग बैरून मुल्क से आए हैं, दूसरे शहरों से आए हैं, आप किसी दिन इस कैमरे को कचहरी में लेके जाएं,
कि लोग किराया नहीं होता उनके पास, लिफ्ट लेके और उधार पैसे लेके इस मुल्क के आते हैं और तारीफ अक्सरियत पड़ लोग जाती है, तारीफ फिर पे दोबारा आते हैं। उनको आना पड़ता है। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया जनाब, आप डिटेल के साथ बताया कि प्रोसेस क्या है। जनाब सजाद साहब, आपकी तरफ आना है, फरमाइएगा। मरियम साहिबा ने आज ये कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के लिए तैयार है। पीटीआई बयानिया बना रही है और जो उनका घड़ा हुआ बयानिया उसके मुताबिक कि जी ये इंतखाबात से इसलिए फरार चाहते हैं क्योंकि इनकी तैयारी नहीं है। तो ये बताएंगे मरियम साहिबा तो बार बार ये कहती हैं कि हमें इंतखाबात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो तैयार हैं। हाँ, ये घोड़ा और ये मैदान जब इंतखाबात, लेकिन इंतखाबात होने कब चाहिए ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आप ये बताइए कि ये जो खास तौर पे पीटीआई का बयानिया है, इस बयानिए को किस हद तक उन्होंने काउंटर किया है कि जो पीडीएम जमातें बिलुमूम और मुस्लिम लीग नवाज बिलखुसूस तैयार नहीं है इन इंतखाबात के लिए जिसकी बात हो रही है। एग्जैक्टली पीटीआई तो ये चाह रही थी कि जब से ये गवर्नमेंट आई है पीडीएम की, पीटीआई तो फौरी तौर पे एक नया इलेक्शन चाहती थी और पीडीएम का ख्याल था कि वो जब तक चीज़ों को एक हतमी शक्ल नहीं दी जाती और जैसे टाइम नहीं पूरा होता असेंबलियों का तब तक इलेक्शन ना हो। ये तो दोनों की स्टेटेड पोजीशन थी, लेकिन मसला ये है कि अब चूंकि 2 असेंबलियाँ टूट गई हैं और उनकी डेट आ गई है तो डेफिनेटली सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इस इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और मरियम नवाज बहुत ज़बरदस्त कैंपेन कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि अदारों की तरफ से जो फेयर प्ले मिलना होता है या एक लेवल प्ले मिलना होता है वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन सियासी मैदान में पीटीआई का मुकाबला करना पड़ेगा इन तमाम सियासी जमातों को। और वो इस तरह से मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो तो झूठ के ऊपर है, तकब्बर के ऊपर है, अना पे है, नफरत पे है। उस बयानिए की कोई बेसिस इसके अलावा कुछ नहीं है। वो जो या तो वो बिल्कुल नफरत से बात करते हैं, सबको अपना दुश्मन करार देते हैं, या वो फिर अना है उनमें, और या फिर वो सारा झूठ बोलते हैं कि मैं आकर सब कुछ बदल दूंगा। उसको जब तक ये सियासी तौर पे एक्सपोज नहीं करेंगी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, दूसरी पीडीएम की जमातें, तो कभी भी अपना रास्ता नहीं बना सकती। अब ये इलेक्शन का मैदान सज रहा है, आने वाले 1-2 महीनों में ये जो चीज़ें होनी सब ने इसमें से गुजरना है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब में मरियम नवाज बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनिशिएटिव ले रही हैं। उन्होंने 3-4 जो कन्वेंशन किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। अब वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी इसी तरह मैदान में आ जाएंगी, केपी में भी इसी तरह कैंपेनिंग होगी और एक फ़िज़ा बनेगी इलेक्शन की। और ये दोनों पार्टियों के ऊपर है, सियासी तौर पे देखते हैं कौन आगे निकलता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीटीआई का जो बयानिया है उसमें काफ़ी हद तक बनावट है, काफ़ी हद तक धोखा है, उसको एक्सपोज किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि क्रक्स ये है कि एक्सपोज कर रही है, बाकी तैयारी इनकी पूरी है। तो मुझे शुक्रिया अदा करना है जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, शनीला मार साहबा का, ताहिर नईम मलिक साहब का, सजाद अनवर साहब का और आज़म चौधरी साहब का। डिटेल के साथ आपने आज के मौज़ूआत को समेटा है जनाब। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।